गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभातशाली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के हमारे जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रमुख काल है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं। और हम कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न उत्तर हैं उसे भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज के क्लास का, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां मानी गई हैं? तो टोटल जो है 5 बोलियां मानी गई है। ठीक है, रखिएगा 5 बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो अब पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, यानी कि उनका नाम क्या है। तो पहला आता है खड़ी बोली। ठीक है, याद रखिएगा खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो वो है कौरवी। फिर आता है ब्रजभाषा, फिर हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 महत्वपूर्ण पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो अब पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो पहला आता है अवधी, याद रखिएगा अवधी, फिर आता है बघेली और फिर आता है छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 महत्वपूर्ण पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। ठीक है, रखिएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो अब पूछा गया है कि राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदिकाल, उसमें अत्यधिक जो रचनाएं लिखी गई थी वो राजस्थान से आती थी, वो सारी रचनाएं। तो राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसमें जो है 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये 4 महत्वपूर्ण बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी की कितने भागों में बांटा गया है? तो पहाड़ी हिंदी को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रखिएगा 2 भागों में। पहला आता है पश्चिमी पहाड़ी और फिर आता है मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, रखिएगा पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी में पहाड़ी हिंदी को बांटा गया है। और जो बोलियां हैं वो है कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, रखिएगा कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा जो है या बोली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो बिहारी में जो है कितनी हिंदी की बोलियां हैं? तो टोटल जो है 3 बोलियां, याद रखिएगा 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। याद रखिएगा मगही, भोजपुरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है शरफुद्दीन के जफरनामा में। ठीक है, रखिएगा शरफुद्दीन के जफरनामा में हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी का वास्तविक आरंभ जो है ये कब से माना जाता है? तो ये माना गया है 1000 ईस्वी से। ठीक है, रखिएगा 1000 ईस्वी से जो है हिंदी का वास्तविक आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जो है बोली जाती है? तो हिंदी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जो है बोली जाती है? तो वो है भोजपुरी। ठीक है, रखिएगा भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो साहित्यिक दृष्टि से जो है हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी गई है? तो वो है ब्रजभाषा। ठीक है, रखिएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में बहुत से हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई, इसीलिए साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली जो है वो है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है? तो वो है फिजी। ठीक है, रखिएगा फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना गया है?
तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा माना गया, तो वो है उदंत मार्तंड। ठीक है, रखिएगा उदंत मार्तंड। ये प्रकाशित हुई थी 1826 में एवं इसके संपादक का नाम है जुगल किशोर। ठीक है, रखिएगा जुगल किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय जो है राजकाज की भाषा क्या थी, तो वो है पाली। ठीक है, रखिएगा पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया था? तो अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को जो है हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया था, तो वो है फारसी। ठीक है, रखिएगा फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उन्होंने कब तक जो है फारसी को राजभाषा बनाए रखा था, तो वो है 1833 ईस्वी तक। ठीक है, रखिएगा 1833 ईस्वी तक उन्होंने बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो वो है गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, रखिएगा गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी, तो ये मिली थी 14 सितंबर 1949। ठीक है, रखिएगा 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हिंदी को संघ भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है, तो वो है अनुच्छेद 343। याद रखिएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं बाल गंगाधर खरे। याद रखिएगा बाल गंगाधर खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की किस सूची में जो है भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो वो है 8वीं अनुसूची। ठीक है, रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संविधान में भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषा, याद रखिएगा कुल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? पहला आता है असमी, पहला आता है असमिया भाषा। याद रखिएगा असमिया भाषा। फिर आता है बंगाली भाषा, फिर गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये जो है प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं के नाम हैं जो कि संविधान में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का जो है तीसरा स्थान। याद रखिएगा तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो है हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी मानी गई है? तो भारतीय लिपियों में जो है सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी मानी गई है, तो वो है ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो अब पूछा गया है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो पहले आता है संस्कृत। याद रखिएगा पहले संस्कृत आता है, जिसको कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत भाषा को, तो इसको आप नोट कर लीजिए संस्कृत भाषा। फिर पाली, प्राकृत,
अपभ्रंश और फिर अवहट और फिर इससे जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। तो ये जानना आवश्यक है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का संबंध किससे है? तो अब पूछा गया है कि हिंदी का जो संबंध है वो किससे है। तो ये जो है शौर्सनी अपभ्रंश, याद रखिएगा, शौर्सनी अपभ्रंश से हिंदी का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्सनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो शौर्सनी अपभ्रंश में जो है किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो वह है राजस्थानी, याद रखिएगा, राजस्थानी का विकास हुआ है शौर्सनी अपभ्रंश से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदिकाल में सर्वाधिक जो रचनाएं हैं वो राजस्थान से आती हैं, राजस्थान राज्य से आती हैं आदिकाल की अत्यधिक रचनाएं। तो शौर्सनी अपभ्रंश जो है उसकी उपभाषा जो विकास हुआ था राजस्थानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अब पूछा गया है कि साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी में जो है सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है? तो वो है अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो वो है राजा मुंज, याद रखिएगा, राजा मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई थी? तो ये हुई थी ब्राह्मी लिपि से, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तब पूछा गया है कि तुलसी रचित विनय पत्रिका जो है इसकी भाषा क्या है? तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा, ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तुलसीदास जो थे वो दो भाषाओं में रचनाएं लिखते थे, एक है ब्रज और दूसरा है अवधी, याद रखिएगा, ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में जो है तुलसीदास रचनाएं लिखते थे। तो जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये माना गया है मागधी अपभ्रंश, याद रखिएगा, मागधी अपभ्रंश से जो है मैथिली का विकास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को माना जाता है या कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र जो है ये किस पत्र को कहा जाता है? तो वो है भारत मित्र, याद रखिएगा, भारत मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रमुख योगदान दिया है नागरी प्रचारणी सभा ने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में, याद रखिएगा, 1893 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? तो वो हैं शिव कुमार सिंह, याद रखिएगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ये दो जो थे ये नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में, याद रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ था? तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किस किताब से हुआ था? तो ये हुआ था प्रेम सागर, याद रखिएगा, प्रेम सागर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो ब्रजभाषा जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है सौर सेनी से, याद रखिएगा, सौर सेनी से जो है
ब्रजभाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी की जो है सबसे प्रमुख बोली जो है कौन सी मानी गई है? तो वो है ब्रजभाषा। याद रखिएगा, ब्रजभाषा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? तो ये हुई थी सौरसेनी। याद रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो किस क्षेत्र की बोली को जो है काशिका कहा गया है? तो वो है बनारस। याद रखिएगा, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवधि की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अर्धमागधी से। याद रखिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है अवधि की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो किस बोली में जो है कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो वो है ब्रजभाषा। याद रखिएगा, ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है कृष्ण काव्य में एवं रीतिकालीन साहित्य में इसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ है ब्रजभाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरवाटी का संबंध किससे है? अहिरवाटी, तो इसका संबंध है उत्तरी राजस्थानी से। याद रखिएगा, उत्तरी राजस्थानी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति जो है ये किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये हुई है ब्राचर अपभ्रंश। याद रखिएगा, ब्राचर अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी, बंगला, ओडिया और असमिया जो है इसका उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव जो है ये किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये माना जाता है मागधी अपभ्रंश। याद रखिएगा, मागधी अपभ्रंश से जो है इन बोलियों की उद्भव मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदत से अक्खड़ एवं स्वभाव से फक्कड़ किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कबीरदास को। याद रखिएगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? तो वो है ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। याद रखिएगा, ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश रासक किस प्रकार की रचना मानी गई है? तब पूछा गया कि संदेश रासक जो है ये किस प्रकार की रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है खंड काव्य। याद रखिएगा, खंड काव्य मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग जो है किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया था? तो सर्वप्रथम हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो है पांड्य बेचन शर्मा उग्र। उग्र इनका उपनाम है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। पांड्य बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के किस लेखन को जो है परंपरा का प्रवर्तन किया है? तो वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। याद रखिएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा का प्रवर्तन किया है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का मूल रूप से लिखा गया हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? तो वो है कायाकल्प। याद रखिएगा, कायाकल्प पहला उपन्यास है जिसको वास्तविक मूल रूप से मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी भाषा में ही लिखा था। इससे पहले जो रचनाएं थी वो पहले मुंशी प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखते थे, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करते थे। परंतु कायाकल्प एक ऐसी रचना है जो कि मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण साहित्य को फैंटेसी का एक प्रकार किसने कहा है? तो वो है फ्रायड। ठीक है, रखिएगा, फ्रायड ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृति को फैंटेसी की पुत्री किसने कहा है? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? तो फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? तो वो है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंटेसी एक झीना पर्दा है जिसमें जीवन तथ्य झांक उठते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो फैंटेसी एक झीना पर्दा है जिसमें जीवन तथ्य झांक उठते हैं, तो वो है, तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसादकृत कामायनी को विशाल फैंटेसी किसने कहा? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रसादकृत कामायनी को विशाल फैंटेसी किसने कहा है? तो वो है मुक्तिबोध। याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्तिबोध की कौन सी रचना एक विराट स्वप्न फैंटेसी मानी जाती है? एक विराट स्वप्न फैंटेसी जो है कौन सी रचना मानी गई है मुंशी प्रेमचंद की? तो वो है अंधेरे में। याद रखिएगा, अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्तिबोध का फैंटेसी लेखन का प्रयोजन क्या था? तो वो था दोषयुक्त मानव या संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। याद रखिएगा, दोषयुक्त मानव या संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना जो है ये मुक्तिबोध का फैंटेसी लेखन का एक प्रमुख प्रयोजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो फैंटेसी ही क्या जिसमें क्या ना हो? तो मुक्तिबोध के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो वो फैंटेसी ही क्या जिसमें असंगति ना हो। याद रखिएगा, यहाँ पे असंगति आएगा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है मुक्तिबोध का, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो वो फैंटेसी ही क्या जिसमें असंगति ना हो, ये कहा है मुक्तिबोध ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्तिबोध ने अपनी किस कृति में फैंटेसी की विवेचना की है? तो वो है एक साहित्यिक की डायरी। याद रखिएगा, एक साहित्यिक की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। ये किसने कहा? ये किसका प्रमुख कथन है? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, मुक्तिबोध। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से किसने माना है? तो फैंटेसी के संबंध में कथन कहा गया है, तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवकीनंदन खत्री के फैंटेसी लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो देवकीनंदन खत्री के फैंटेसी लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो है मनोरंजन। याद रखिएगा, मनोरंजन एवं यथार्थ जीवन से पलायन। ठीक है, मनोरंजन एवं यथार्थ जीवन से पलायन जो है ये देवकीनंदन खत्री के फैंटेसी लेखन का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंटेसी क्या है? तो फैंटेसी जो है ये एक स्वप्न चित्र मूलक साहित्य माना गया है। याद रखिएगा, स्वप्न चित्र मूलक साहित्य माना गया है फैंटेसी। फैंटेसी का मुख्य आधार क्या है? तो ये माना गया है कल्पना। याद रखिएगा, फैंटेसी की जो मुख्य आधार है वो है कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवा स्वप्नात्मक मानसिक बिंब को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं फैंटेसी। ठीक याद रखिएगा, फैंटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने माने हैं 2 भेद। ठीक याद रखिएगा, 2 भेद माने हैं। एक है प्राथमिक कल्पना और दूसरा है विशिष्ट कल्पना। ठीक याद रखिएगा, कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं, एक है प्राथमिक, दूसरा है विशिष्ट कल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी का संबंध किससे होता है? तो फैंटेसी का संबंध जो किससे होता है, तो ये होता है अचेतन मन से। ठीक याद रखिएगा, अचेतन मन से फैंटेसी का संबंध होता है। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए। अभी बहुत सारे और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद जो है हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख MCQs हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।